हेलो दोस्तों, मेरा नाम ओपी सिंह है। आज हम लोग एक नया एडिशन शुरू कर रहे हैं। ये भी दृष्टि का है। दृष्टि का ये पंचम संस्करण है क्विक बुक का, भारत एवं विश्व का भूगोल। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसमें विश्व का भूगोल कवर करेंगे, जो इसके चैप्टर नंबर 18 से शुरू होता है। अगर आपके पास बुक है तो आप साथ में लेकर बैठें, जिससे कि चीज़ें अच्छे से आपको समझ आएंगी, और नहीं तो फिर आप क्लास देखिए और सुनते चलिए। तो इसका जो चैप्टर नंबर 18 है वो है भूगोल, उत्पत्ति एवं विकास। इस चैप्टर से हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन क्या है? भूगोल जो शब्द है, ज्योग्राफी, एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो जियो, जिसका अर्थ है पृथ्वी, और दूसरा ग्रैफोस। ग्रैफोस इसका मतलब है वर्णन। तो इसका जो संयुक्त अर्थ निकलता है उसका मतलब है, जो ज्योग्राफी का अर्थ है वो है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन ये है इसका संयुक्त अर्थ, यानी कि ज्योग्राफी का मीनिंग। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन द्वारा परिभाषित करते हैं। पृथ्वी को मानव विकास के रूप में, मानव के आवास के रूप में देखा जाता है और सदैव से देखा गया है। इसलिए विद्वान इसको क्या परिभाषा देते हैं? मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। इसके द्वारा जो विद्वान हैं वो भूगोल को परिभाषित करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं, इस तरह से हम अगर डिफाइन करना चाहें, डेफिनेशन देना चाहें ज्योग्राफी की, तो दे सकते हैं। अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या डेफिनेशन दी हैं इसकी, वो भी हम देखेंगे। भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक व मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न
स्थल रूपों का अध्ययन करता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भूगोल है विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक और मानवीय तथ्यों की अंतर्क्रियाओं और इन अंतर्क्रियाओं से उत्पन्न जो स्थल रूप हैं उनका अध्ययन करता है। भूगोल बताता है कि कैसे, क्यों और कहाँ मानवीय व प्राकृतिक क्रियाकलापों का उद्भव होता है और कैसे ये क्रियाकलाप एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। भूगोल का एक अन्य पक्ष क्षेत्रीय विभिन्नता के कारकों या कारणों को समझने से संबंधित है। भूगोल का दूसरा पक्ष क्या है? क्षेत्रीय विभिन्नता के कारक या कारण को समझने से संबंधित है कि किस प्रकार सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और जनांकिकी कारक भौतिक स्थल रूप को परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार मानवीय हस्तक्षेप के फलस्वरूप प्राचीन स्थलों का विलोपन और नवीन स्थलों का निर्माण हो रहा है। संसाधनों के सतत रूप में प्रयोग, संसाधनों का कंटिन्यू प्रयोग व पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा ये समझने हेतु कि समस्याओं के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए भूगोल का उपयोग आवश्यक हो जाता है कि संसाधनों के सतत रूप में प्रयोग व पर्यावरणीय प्रक्रियाओं के बारे में अधिक जानकारी तथा ये समझने के लिए समस्याओं के समाधान में भूमि उपयोग योजना किस प्रकार हेल्प करती है, सहायक हो सकती है, भूगोल का अध्ययन आवश्यक है। भूगोलवेत्ता प्रारंभ में भूगोल की वर्णनात्मक व्याख्या करते थे, बाद में यह विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ। भूगोलवेत्ता ये प्रारंभ में भूगोल को वर्णनात्मक व्याख्या करते थे शुरुआत में, वर्णनात्मक व्याख्या, बाद में ये विश्लेषणात्मक भूगोल के रूप में विकसित हुआ और बाद में विश्लेषणात्मक रूप में ये विकसित हुआ भूगोल। आज ये विषय न केवल वर्णन करता है बल्कि विश्लेषण के साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है और वर्तमान में भूगोल क्या क्या करता है? वर्णन भी करता है और विश्लेषण भी करता है और इसके साथ साथ भविष्यवाणी भी करता है। भविष्यवाणी भी करता है। इसके संदर्भ में सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, इन सारी चीज़ों की पहले भविष्यवाणी की जाती है, अलर्ट जारी किए जाते हैं। इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। एनसीईआरटी में जो ज्योग्राफी का दिया है वो यहाँ पर लिया गया है कि ज्योग्राफी के साथ क्या ऐड कर दें, ज्यो के साथ तो क्या क्या अर्थ निकलते हैं। इसका मतलब ज्यो, और इसके साथ लॉजिया यूज कर दें तो हो जाता है यानी कि जियोलॉजी, और तब इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन। पृथ्वी का अध्ययन। और अगर इसके साथ में मैट्रिया जोड़ दें, मैट्रिया, तो मैट्रिया जोड़ने से इसका मतलब हो जाएगा ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्रिया मतलब ज्योमेट्री। अब यहाँ पर जो है, मेट्रिया का मतलब होता है मापन, मेजरमेंट, और जो ऐड कर दिया तो ज्योमेट्री, जो का मतलब होता है पृथ्वी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का मापन, पृथ्वी का मापन। फिर अगर इसके साथ में IED जोड़ दें, IDS जोड़ दें तो ये हो जाएगा जॉइड्स। ऑइडस को अगर जोड़ दें तो जियोऑइड्स हो जाएगा, और फिर इसका मीनिंग हो जाएगा
पृथ्वी के आकार के अनुरूप, पृथ्वी के आकार के अनुरूप 6th क्लास एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जियोइड्स मतलब जो वर्ड बनेगा, जियोइड्स, इसका मतलब वहाँ पर गिवन है जियोइड का। जियोइड का मतलब है भू आब, भू आब जो पृथ्वी का आकार बताया गया है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। अब भूगोल जो ज्योग्राफी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान एरेटास्थनीज ने किया था, इसलिए उन्हें भूगोल का पिता, फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। ज्योग्राफी जो शब्द है इसका सबसे पहले सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? एरेटास्थनीज ने, एरेटास्थनीज ने, जो क्या थे? ग्रीक विद्वान थे, ग्रीक विद्वान। इसलिए इनके लिए क्या है? फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। इसलिए एरेटास्थनीज को क्या कहा जाता है? भूगोल का पिता। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है? एरेटास्थनीज को। कुछ विद्वानों ने हेकेटियस को भी भूगोल का जनक माना है। कुछ विद्वान हेकेटियस को भी भूगोल का जनक मानते हैं। हेकेटियस के लिए भूगोल का जनक, ये कुछ विद्वानों का मत है। ये हेकेटियस, कुछ विद्वान क्या हैं? जो कुछ विद्वान हैं वो हेकेटियस को भी भूगोल का जनक मानते हैं। हेकेटियस ने स्थल भाग को सागरों से घिरा माना था, कि जो स्थल भाग है वो सागरों से घिरा है, तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। 2 महादेशों का ज्ञान दिया और स्थल भाग को सागरों से घिरा बताया हेकेटियस ने। इनके लिए कुछ विद्वान क्या हैं? भूगोल का पिता मानते हैं, इनका फादर ऑफ ज्योग्राफी मानते हैं। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। अलेक्जेंडर को क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक, मॉडर्न ज्योग्राफी का इनके लिए जनक कहा जाता है। आधुनिक भूगोल का जनक इन्हें कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भूगोल का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर विकास किया। इन्होंने क्या किया? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने वैज्ञानिक और दार्शनिक आधारों पर भूगोल का विकास। तो हम्बोल्ट ने, जिन्हें आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है, इन्होंने वैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधारों पर भूगोल का विकास किया। कॉस्मोस हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है। समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले वे प्रथम व्यक्ति थे। और जो कॉस्मोस है, कॉस्मोस क्या है? प्रसिद्ध रचना है हम्बोल्ट की। समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे।
हम्बोल्ट ने क्या किया, समताप रेखा को सबसे पहले मानचित्र पर दिखाया था। तो समताप रेखा को सबसे पहले मानचित्र पर दिखाने वाले व्यक्ति कौन थे, हम्बोल्ट। भूगोल से संबंधित अन्य परिभाषाएं हम देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। भूगोल की परिभाषाएं क्या क्या परिभाषाएं दी हैं इससे संबंधित। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, स्थल, महासागर, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। स्ट्रैबो ने ये डेफिनेशन दी ज्योग्राफी की कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य क्या है, लोगों को इस विश्व का आकाशीय पिंडों का, आकाश में जो पिंड दिख रहे हैं उनका, स्थल का मतलब ज़मीन का, महासागर का, जीव जंतुओं और जो वनस्पतियां हैं उनका, फलों का तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। ये स्ट्रैबो की डेफिनेशन है जो इन्होंने ज्योग्राफी के लिए दी। टॉलमी ने क्या डेफिनेशन दी, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। भूगोल क्या है, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। एक टॉलेमी ने दी डेफिनेशन, किसने, टॉलमी ने क्या डेफिनेशन दी, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है भूगोल। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। रिचर्ड हार्टसोन ने ये डेफिनेशन दी कि भूगोल का उद्देश्य क्या है, धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। रिचर्ड हार्टसोन ने ये डेफिनेशन दी। अब आता है भूगोल का विकास क्रम, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल का विकास क्रम, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, मतलब भूगोल का विकास किस तरह से रहा, विकास क्रम इसका क्या रहा। तो प्राचीन समय में पृथ्वी संबंधी अधिकतर जानकारी अन्य विषयों के विद्वानों से मिला करती थी। प्राचीन समय में पृथ्वी के से संबंधित जो जानकारी थी वो अधिकांश जानकारी अन्य विषयों के विद्वानों से मिला करती थी। हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का वर्णन किया है। हिप्पोक्रेटस ने मनुष्य पर पर्यावरणीय
प्रभाव। मनुष्य पर पर्यावरणीय प्रभाव का वर्णन किसने किया है? हिप्पोक्रेटस ने। अरस्तू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में राज्य के गठन पर भौतिक कारकों के प्रभाव को स्पष्ट किया है। अरस्तू ने क्या किया है? इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, इसमें राज्य के गठन पर भौतिक कारकों का प्रभाव क्या पड़ता है उसका वर्णन है। राज्य के गठन पर भौतिक कारकों का प्रभाव। किसी राज्य के गठन पर भौतिक कारकों का क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी बात की गई है इसमें। 18वीं शताब्दी में नवीन भौगोलिक भूभागों तथा समुद्री मार्गों के अन्वेषण से यानी कि खोज से सजीव भौगोलिक विवरणों का लेखन कार्य शुरू हुआ, क्योंकि इनसे यूरोपीय उपनिवेशों के विजय अभियान जुड़े हुए थे। 18वीं शताब्दी में, अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है, इससे 300 वर्ष पहले की बात है। 18वीं शताब्दी में जो 300 वर्ष भी नहीं, 21वीं चल रही है, तो हाँ 18वीं की बात है, 300 वर्ष पहले हो गई। 18वीं शताब्दी में नवीन भौगोलिक भूभागों तथा समुद्री मार्गों के अन्वेषण से सजीव भौगोलिक विवरणों का लेखन, यानी कि 18वीं शताब्दी से सजीव भौगोलिक विवरण का लेखन शुरू हुआ, लेखन कार्य शुरू हुआ, क्योंकि इनसे यूरोपीय उपनिवेशों के विजय अभियान जुड़े हुए थे। इस कारण से ज्योग्राफी का लेखन शुरू हुआ। आर्थिक हेतुओं से प्रेरित 19वीं शताब्दी के आरंभ से ही इन भौगोलिक विवरणों का सुव्यवस्थित अध्ययन शुरू हो गया। आर्थिक हितों से प्रेरित होकर 19वीं शताब्दी के आरंभ से शुरुआत से ही इन भौगोलिक विवरणों का सुव्यवस्थित अध्ययन शुरू हुआ, अर्थात भूगोल का एक स्वतंत्र अध्ययन शुरू हुआ। तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से भूगोल क्या है, एक स्वतंत्र अध्ययन के रूप में इसका अध्ययन किया जाने लगा, जिसमें ए.वी. हम्बोल्ट एवं कार्ल रिटर का अतुलनीय योगदान है। इसमें हम्बोल्ट का और कार्ल रिटर इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में शुरू हुआ। अब 20वीं शताब्दी में आ चुके हैं। 20वीं शताब्दी, इसमें क्या है, इसके प्रारंभ में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का अध्ययन मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में शुरू हुआ। किसके रूप में शुरू हुआ? मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में भूगोल का अध्ययन शुरू हुआ। इसके अध्ययन से संबंधित भूगोलवेत्ताओं के दो गुटों का निर्माण हुआ, जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं थीं। अब मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में भूगोल का प्रारंभ कब हुआ? 20वीं शताब्दी के शुरुआत में। और इससे संबंधित भूगोलवेत्ताओं के दो गुट बने, दो गुटों का निर्माण हुआ, जिनकी अपनी अपनी विचारधाराएं थीं। इसमें दो विचारधाराएं सामने आती हैं, एक तो संभावनावाद, पॉसिबिलिज्म, और दूसरी निश्चयवाद। तो संभावनावाद क्या था?
पॉसिबिलिज्म क्या थी, क्या कहती है ये संभावना? इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने वातावरण में बदलाव लाने में सक्षम है। मानव वातावरण में बदलाव ला सकता है। मानव वातावरण में बदलाव ला सकता है तथा प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छानुसार दोहन करने की योग्यता रखता है। और प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छानुसार दोहन करने की योग्यता रखता है। बात समझ आई? ये विचारधारा क्या कहती है? संभावनावाद के मानव वातावरण में बदलाव ला सकता है, बदलाव लाने में सक्षम है वो, और प्रकृति से प्राप्त अनेक संभावनाओं का अपनी इच्छानुसार दोहन करने की योग्यता रखता है। इसके समर्थकों में, अब इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे? इस विचारधारा के समर्थक थे विडाल डी लाव्लास, पॉसिबिलिज्म या संभावनावाद के समर्थक विडाल डी लाव्लास। विडाल डी लाव्लास और दूसरे कौन थे? लूसियन फेब्रे। लूसियन फेब्रे ये लूसियन फेब्रे और विडाल डी लाव्लास ये संभावनावाद के, पॉसिबिलिज्म के प्रमुख समर्थक थे। ये लोग क्या थे? प्रमुख समर्थक। विडाल डी लाव्लास की पुस्तक, अब जो विडाल डी लाव्लास हैं इन्होंने क्या पुस्तक लिखी? नाम देखो किस किस तरह के इन्होंने रख रखे हैं। विडाल डी लाव्लास की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ये पुस्तक किसकी है? विडाल डी लाव्लास की। इसमें उन्होंने समाज की वृद्धि एवं विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट किया है। और प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो बुक है इसमें क्या बताया इन्होंने? समाज की वृद्धि एवं विकास हेतु यानी कि के लिए सांस्कृतिक
पर्यावरण के महत्व को स्पष्ट किया। तो विडाल डी लाप्लास की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में इन्होंने क्या है, समाज की वृद्धि और विकास के लिए सांस्कृतिक पर्यावरण का क्या इम्पोर्टेंस है उसको इन्होंने इस पुस्तक में स्पष्ट किया है। फिर दूसरी जो अवधारणा है, दूसरी विचारधारा क्या थी, निश्चयवाद। दूसरी विचारधारा निश्चयवाद। डिटर्मिनिज्म। निश्चयवाद क्या कहता है, मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उसकी स्वतंत्रता सीमित है। इसको नियतिवाद भी कहते हैं, इस विचारधारा को नियतिवाद भी कहते हैं। नियतिवाद। तो इसमें क्या कहा गया है, मनुष्य के सभी कर्म क्या हैं, मनुष्य के सभी कर्म प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता, और ये सत्य भी है, ये सही बात भी है, अर्थात उसकी स्वतंत्रता सीमित है। अर्थात उसकी स्वतंत्रता क्या है, सीमित है। वह सब कुछ अपने मन से नहीं कर सकता। मनुष्य के सभी कर्म क्या हैं, प्रकृति द्वारा निर्धारित होते हैं। अब वह अपने मन से सब कुछ नहीं कर सकता, अर्थात उसकी स्वतंत्रता क्या है, सीमित है। इसी को नियतिवाद भी कहते हैं। इसी को क्या है, नियतिवाद भी कहते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। नियतिवाद। इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन थे, फ्रेडरिक रेटजेल। इस विचारधारा के समर्थक फ्रेडरिक रेटजेल, ये इस विचारधारा के क्या थे, समर्थक थे। फ्रेडरिक रेटजेल ने एक पुस्तक लिखी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसमें विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट किया गया है। इसमें क्या किया गया है, विश्व के विभिन्न लोगों पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों का वर्णन। विश्व के जो लोग हैं उन पर भौतिक पर्यावरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी में
फ्रेडरिक रेटजेल ने वर्णन किया है। नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया। एक और सिद्धांत आता है नवनियतिवाद। नियतिवाद, इसका प्रतिपादन किसने किया? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने इसका प्रतिपादन किया। समय के विभिन्न कालखंडों में भूगोल का निरंतर विकास होता रहा तथा आधुनिक काल में लोकप्रिय विषय के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से लेकर पृथ्वी के उद्भव एवं उस पर जीवन का विकास, स्थलखंडों का निर्माण व अवसान, मानव के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक बदलावों इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। समय के विभिन्न कालखंडों में भूगोल का विकास होता गया और आधुनिक काल में ये एक लोकप्रिय विषय के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से लेकर के पृथ्वी के उद्भव और उस पर जीवन का विकास कैसे हुआ, स्थलखंडों का निर्माण व अवसान कैसे होता है, मानव की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक बदलावों इत्यादि को शामिल किया जाता है। भूगोल की अगर शाखाओं की बात करें तो ये बुक में यहाँ पर दे रखा है, अगर आपके पास बुक है तो देख सकते हैं। काफ़ी इन्होंने इसको विभाजन किया है। इसका क्रमबद्ध उपगमन के आधार पर इसको भौतिक और सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, विधि एवं तकनीक और मानव, इन भूगोलों में इसे डिवाइड किया गया है। इसमें भौतिक जो भूगोल है वो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा भूगोल, इसमें डिवाइड किया गया है। फिर सिद्धांत या दर्शन शास्त्र है, जो दार्शनिक भूगोल है उसको भौगोलिक चिंतन, मानव परिस्थितिकी में डिवाइड किया गया है। फिर विधि एवं तकनीक के आधार पर भूगोल का डिवीजन है, मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि और भूसंरचना और GIS, GPS और LIS, ये विधि एवं तकनीक के आधार पर डिवाइड किया गया है। फिर मानव जो भूगोल है उसके आधार पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल। जनसंख्या और बस्ती भूगोल को दो भागों में, ग्रामीण और नगरीय भूगोल में डिवाइड किया गया है। आगे जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल के बाद राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल। आर्थिक भूगोल में कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवसंरचना, सेवाएं, ये सारे भूगोल हैं। प्रादेशिक उपगमन के आधार पर, प्रादेशिक विभाजन के आधार पर अगर देखें तो प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन इसमें आ जाता है। स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। फिर प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना। प्रादेशिक योजना में देश या ग्रामीण योजना और शहरी योजना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें जो मानव और भौतिक जो भूगोल की बात की गई है वो क्या है? अंतरापृष्ठ जीव भूगोल, यानी कि जीव भूगोल से रिलेटेड है। तो इसमें इन दोनों के बीच एक पार्ट और है पारिस्थितिकी, पादप भूगोल, पर्यावरण भूगोल और प्राणी भूगोल। ये अंतरापृष्ठ जीव भूगोल के अंडर में आ जाता है। तो ये सारा विस्तृत विभाजन है ज्योग्राफी का। भूगोल से संबंधित रचनाएं, भूगोल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। रचना और रचनाकार। तो इसमें आर्यभट्टियम ग्रंथ दिया गया है। आर्यभट्टियम, इसकी रचना किसने की है? आर्यभट्ट ने।
सिद्धांत शिरोमणि दूसरा ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। भास्कराचार्य या इनको भास्कर द्वितीय भी कहा जाता है। भास्कर द्वितीय सेकंड भी इन्हें कहा जाता है। इनकी रचना सिद्धांत शिरोमणि, इलियड एवं ओडिसी। नेक्स्ट है इलियड एवं ओडिसी। इसके रचनाकार हैं होमर। ये होमर की रचना है। उसके बाद ज्योग्राफी का ज्योग्राफिका के रचनाकार कौन है? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो इसके रचनाकार हैं। उसके बाद किताबुल हिंद। ये ज्योग्राफी से संबंधित ग्रंथ हैं ये सभी। किताबुल हिंद अल बरूनी ने इसकी रचना की थी। भारत का भूगोल है ये। फिर नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री या फिर इसको हिस्टोरिया नेचुरलिस भी कहते हैं। हिस्टोरिया नेचुरलिस ये भी कहते हैं। और इसकी रचना प्लिनी द एल्डर ने की। इसकी रचना किसने की? प्लिनी द एल्डर। नेचुरल हिस्ट्री या हिस्टोरिया नेचुरलिस की रचना प्लिनी द एल्डर ने की। द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, द ज्योग्राफी ऑफ द पीस, इसकी रचना निकोलस जॉन स्पाइकमैन ने की है। निकोलस जॉन स्पाइकमैन, इन्होंने किसकी रचना की है? द ज्योग्राफी ऑफ द पीस। उसके बाद कॉस्मोस, जो कॉस्मोस हम लोग अभी देख चुके हैं। कॉस्मोस इसकी रचना किसने की थी? हम्बोल्ट ने। अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट ने। फिर डाई एड कुंडे, नेक्स्ट जो रचना है डाई एड कुंडे, कार्ल रिटर ने इसकी रचना की। कार्ल रिटर। द ज्योग्राफी की रचना किसने की है? टॉलेमी। टॉलेमी ने किसकी रचना की? द ज्योग्राफी की। किताब सूरत अल अर्द।
किताब, सूरत, अल, अर्द। इसकी रचना की अल ख्वारिज़मी ने। किसने की है इसकी रचना? अल ख्वारिज़मी। अल ख्वारिज़मी। फिर एंथ्रो, ये हम देख चुके हैं अभी। एंथ्रोपोजियोग्राफी, इसकी रचना किसने की है? फ्रेडरिक रेटजेल। जो निश्चयवाद के समर्थक थे या नियतिवाद के समर्थक थे ये। तो ये सारी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं इस चैप्टर में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ पर देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन का ये चैप्टर है, महत्वपूर्ण तथ्य। क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं? अलेक्जेंडर ने सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया था। अलेक्जेंडर, इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले मापक के आधार पर विश्व मानचित्र, विश्व का मानचित्र बनाया। कार्ल रिटर भूगोलवेत्ता, कार्ल रिटर इन्होंने पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। मानव को केंद्र में रखकर किया। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव को केंद्र में रखकर किया। इन्हें आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता कहा जाता है। कार्ल रिटर को क्या कहा जाता है? आराम कुर्सी वाला, आराम कुर्सी वाला भूगोलवेत्ता। टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया था। टॉलमी ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया। भारत को दर्शाया था टॉलमी ने सबसे पहले। जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर, जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर सर्वप्रथम, वेबर ने सर्वप्रथम औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत।
औद्योगिक स्थानीयकरण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? जर्मन भूगोलवेत्ता वेबर ने। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसले ने किया था। इसको हम लोग जो साइंस है वो है पर्यावरण इकोलॉजी की जो बुक है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, उसमें देखेंगे। हृदय स्थल सिद्धांत, ये अच्छा है, हृदय स्थल सिद्धांत। हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड थ्योरी। ये किसने दी? एच मैकिंडर। एच मैकिंडर। एच मैकिंडर ने हार्टलैंड थ्योरी यानी कि हृदय स्थल सिद्धांत दिया। समताप रेखाओं का जन्मदाता किसे कहा जाता है? समताप रेखाओं का जन्मदाता कहा जाता है हम्बोल्ट को। सौरमंडल की संकल्पना किसने दी? कॉपरनिकस। सौरमंडल की संकल्पना कॉपरनिकस ने दी। और जो इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की सर्वप्रथम व्याख्या कास्तेदा बफन ने की। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या कास्तेदा बफन, तो ये कास्तेदा बफन ने की। आधुनिक भूविज्ञान का पिता? आधुनिक भूविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स हटन को। जेम्स हटन। जेम्स हटन को आधुनिक भूविज्ञान का पिता कहा जाता है। आधार तल की संकल्पना किसने दी? आधार तल की संकल्पना पावेल। पावेल ने आधार तल की संकल्पना दी। भू संतुलन शब्द का प्रयोग भू संतुलन शब्द का प्रयोग किसने किया? क्लैरेंस डटन। क्लैरेंस डटन ने। भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किसने किया? डेविस। और पैंजिया शब्द का प्रयोग वेगनर ने किया था। पैंजिया शब्द का प्रयोग किसने किया था? वेगनर। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें रही थी
इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब इसका चैप्टर नंबर जो 19 है विश्व भूगोल का, वो है ब्रह्मांड एवं सौर मंडल, द यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। तो हम लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।